हे गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है आपको 2025 के वैकेंसी के बारे में ही है। चूँकि हमारे पास जो है आपको रिक्रूटमेंट का पूरा जो है आपको ये मिल गया हमको नोटिस। तो मैंने सोचा कि आपको पूरा बता ही दें, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो बनाया था जस्ट पहले शॉर्ट वीडियो था जो एग्जैक्ट मतलब बता दिया था कि ये इतनी वैकेंसी आई हुई है और इतनी पोस्ट हैं इस चीज़ की, ठीक है। बाकी इसमें और फिर उसके बाद उसमें कमेंट्स आने लगे कि क्या एमटीएस में भी CBT 1 आएगा, CBT 2 आएगा, किसका क्या रहेगा नहीं रहेगा, है ना। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी ये मेरे पास जो है एडवर्टाइजमेंट ये पूरा मिल गया। तो मैंने सोचा कि ये मैं फुल वीडियो बना दूं और आपको दिखा दूं कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये अपना दे दिया हुआ है 1DR 2025, ठीक है। इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं आपको। इसके बाद जो है यहाँ पे अपना DFC ने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है कि यहाँ DFC के कितने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं और इसके कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गए कि DFC इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 18 जनवरी से स्टार्ट करके और ये जो है आपको 16 फरवरी 2025 तक ये आपको आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 16 जनवरी के बाद आपको ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको जो ये 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में एक ये विंडो खोली जाएगी, ओपन की जाएगी, जिसमें आपको फॉर्म अपना जो भी हो वो अगर कोई गलती हुआ हो तो आप इसको सुधार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया जो टेंटेटिव शेड्यूल है CBT फर्स्ट का वो अप्रैल 2025 रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अप्रैल 2025 में मुझे नहीं लग रहा है कि वो CBT 1 कम हो पाएगा। मैं आपको इसका भी रीज़न बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मे बी ये अप्रैल से आगे बढ़ सकता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ठीक है। और तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है फिर इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जो CBT 2 के लिए जो दिया हुआ है ये अगस्त 2025 का दिया हुआ है। और इसके बाद बात करें तो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिज़िकल टेस्ट के लिए ये जो है तो इन्होंने अक्टूबर से नवंबर का समय दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें डेट जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोग जो तैयारी हम कहेंगे कि अपना तैयारी जो लेके चलिए वो आप इसी के मतलब हिसाब से लेके चलिए अपना तैयारी, कि हमको अप्रैल तक का टाइम है। अप्रैल के पहले जो है अपनी तैयारी एकदम कंप्लीट कर लेनी है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके बाद फिर अब आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे हर बार की भांति देखिए इस बार भी है DFC शैल ने अपना जो है हेल्प डेस्क नंबर जारी किया हुआ है। आपको फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर पे जो है आप ये कॉल कर सकते हैं 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, सैटरडे और संडे और कोई भी जो हॉलीडे हो उनको छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। इसमें आपको टोटल 3 पोस्ट की ये वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट जो है OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है और 1 पोस्ट जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए, ठीक है। और इनका जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो आपको CA या CA में फ़ाइनल एग्ज़ाम जो पास आउट होंगे कैंडिडेट वो लोग ये भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। एग्जीक्यूटिव में ये जो है ये आपको सिविल डिपार्टमेंट की है। एग्जीक्यूटिव में सिविल डिपार्टमेंट की, तो एग्जीक्यूटिव सिविल डिपार्टमेंट की जो है टोटल वैकेंसी है जो 36 वैकेंसी है, जिसमें 3 पोस्ट आपको EWS के रहेंगे, 9 आपको जो है OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 3 SC कैटेगरी, 5
सॉरी 3 ST कैटेगरी का, 5 SC कैटेगरी का और जनरल के लिए 16 है, ठीक है। और इसकी बात करें फिर आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 3 इयर्स का आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें से किसी भी ट्रेड का, विथ नॉट लेस देन 60 मार्क्स, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी ट्रेड से आपके पास एक डिप्लोमा का वो डिग्री होना चाहिए 3 साल का। इसमें आप लोग अपना अपना ट्रेड वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे टोटल 64 वैकेंसी है। 6 पोस्ट EWS के लिए, 14 पोस्ट OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, 5 पोस्ट ST के लिए और 11 SC और 28 जनरल के लिए, ठीक है। इसमें जो है 3 पोस्ट जो है PWD के लिए, जो हैंडीकैप्ड जो होते हैं कैंडिडेट उनके लिए रिजर्व है, और 9 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ठीक है। और इनका भी जो है क्वालिफ़िकेशन ये इतने सारे ट्रेड दिए हुए हैं, इसमें से किसी भी ट्रेड के साथ आपको 3 साल का जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, विथ नॉट लेस देन 60%। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत लोगों को लगता है कि जैसे उनका अगर मान के चलिए कि 55.5% से अगर ऊपर है तो वो लोग कंसीडर करते हैं कि मतलब अगर 55.6 हो गया तो वो लोग ऐसा लगता है जैसे वो लोग सोचते हैं कि हाँ 55.5 से ऊपर है तो वो 6 कंसीडर किया जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DFCCI ने साफ ने बताया है कि 55.99 भी रहे तो भी ये लेस देन 60% ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये नीचे मेंशन भी होगा, आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा। और फिर इसके बाद बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, यहाँ पे 75 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। 8 जो है EWS के लिए, 23 पोस्ट जो है OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, 7 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए, 7 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए, 9 SC और 28 जो है वो जनरल के लिए। इसमें से 3 पोस्ट जो है वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 10 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ भी ध्यान दीजिएगा साथ साथ कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी हर जगह हर पोस्ट के लिए दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे A3 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, तो खास करके जो भी एक्स सर्विसमैन हो वो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि एज के हिसाब से जो है मतलब मेडिकल आपको चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अपना ध्यान देना है। और यहाँ पे जो इनका क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, तो ये इतने सारे जो है आपको ये ट्रेड मेंशन है यहाँ पे, इसमें से किसी भी एक ट्रेड से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके और ये अपना देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं MTS की। भाई MTS की बहुत से कैंडिडेट हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी के लिए, और 2023 में मैंने वीडियो बनाया भी था जब DFCCI ने एक नोटिस जारी किया था। तो उसी समय मैंने ये बताया था कि भाई बहुत जल्दी ही DFCCI MTS की वैकेंसी लाएगी, ठीक है। ऐसे मतलब अंदर की बात करें तो जनरली लोगों को यही लग रहा था कि जो एक सर्विसमैन है यानी DGR जो है, DGR लोगों को ही रखा जाएगा, MTS की वैकेंसी नहीं आएगी, हर जगह से यही चल रहा था। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे जितने भी लोग जो अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के प्रमोट हो गए हैं ना, तो MTS पोस्ट पे बहुत सी सीटें मतलब खाली हो गई हैं। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ देखा जा रहा है कि आप हर जगह आउटसोर्स से आप काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। उसको देखते हुए फाइनली DFC को ये जो MTS पोस्ट का वैकेंसी है देना पड़ा, ठीक है। और काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया है। टोटल जो है आप देख सकते हैं 464 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे EWS के लिए 46 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 122 है, ST कैटेगरी के लिए 32 है, SC कैटेगरी के लिए 70 और जनरल कैटेगरी के लिए 194 है, जिसमें PWD कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 33 सीट यहाँ पर रिजर्व है, और एक सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पे 113 सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो और इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पहले भी क्वालिफ़िकेशन सेम यही था, मैट्रिकुलेशन के साथ जो है आपका अप्रेंटिसशिप हो या आईटीआई हो, एनसीवीटी या एससीवीटी कोई भी डिग्री चलेगा। आईटीआई में इन्होंने लगाया है कि 60% से आपको नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन में नहीं, आईटीआई में विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि जो वैकेंसी है वो प्रोविज़नल है, इसको डीएफसीसीएल चाहे तो अपना इसमें कमी बेशी कर सकती है। जैसे कि अभी हाल में रेलवे के वैकेंसी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सा मतलब कि मांग हो रहा है कि भाई ग्रुप डी का वैकेंसी आया था तो उसको बढ़ाने के लिए, है ना, तो उस टाइप से। फिर उसके बाद बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए अब क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात दी गई हैं कि यहाँ पे देखिए जो भी आपको बीटेक, बहुत से लोगों को ये मन में सवाल होगा कि जो मान लीजिए कि उनके पास डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, उनके पास बीटेक या एमईए एमटेक वगैरह है, ठीक है, तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, वो लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे उनके लिए ये दिया गया है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास जो बीटेक और इसके साथ बीएससी इंजीनियरिंग का भी जो है ये डिग्री भी ये चलेगा, ये आपको 4 साल का ये डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आ जाते हैं डिप्लोमा फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा प्रेस्क्राइब्ड, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया ये चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बोला ना कि बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी ये एलिजिबल हैं यहाँ पे, लेकिन उनका मार्क्स भी जो है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, इसके बाद आपको मल्टीटास्किंग एमटीएस के बारे में बात किया गया है। तो एक चीज़ ये ऐसा मामला आया था जो कि उन्होंने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन अपना क्वालिफ़िकेशन जो था वो डिप्लोमा या बीटेक वगैरह का डिग्री उसमें शो किए थे, वो फिल किए हुए थे, ठीक है। और तो उनको भाई वहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको छांट दिया गया, समझे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसने डीएफसीसीएल ने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि एनी हायर क्वालिफिकेशन इवन इफ पोजेस्ड बाय कैंडिडेट विल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। आपको भले ही आपके पास कोई बीटेक एमटेक कोई भी डिग्री हो, उसको यहाँ उससे यहाँ मतलब नहीं है। आप जो है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाएंगे, वो यहाँ पे आप मैट्रिक ही दिखाएंगे, ठीक है। बाद में ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आपसे डीएफसी जो है आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह सब मांगती है, भरवाती है जब आप ज्वाइन करने जाएंगे। तो उस समय जो अपना है जो भी आपके पास डिग्री वगैरह है उस समय आप सबमिट करेंगे, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करते टाइम में आपको ये नहीं कहना है कि भाई मेरे पास मेरे पास बीटेक एमटेक हम कैंडिडेट है, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है भाई। वहाँ से आपको सोचिए भाई, आप एग्ज़ाम पास करके पीटी पास करके वहाँ मेडिकल पास करके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएंगे और उस समय निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रेड जो है वो एनसीवीटी या एससीवीटी कोई भी होना चाहिए, ये तो खैर पहले ही मैंने बता दिया था। और इसके बाद जो है फिर सीजीपीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। जूनियर मैनेजर के लिए जो है एज लिमिट 18 से 30 साल का है, और फिर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30 साल का है। एमटीएस के लिए जो है वो 18 से 33 साल का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए वो 5 साल का है। OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल का है। PWD कैंडिडेट के लिए जो है आपको 10 ईयर्स का दिया 10 साल के लिए है, ठीक है।
और वैसे PWD कैंडिडेट जो SC/ST कैटेगरी और OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी के अंदर आते होंगे, तो SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 15 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी, और जो OBC नॉन क्रीमी में PWD कैंडिडेट होंगे उनको भी 13 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन की बात। और उसके बाद अब बात करते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि वैसे कैंडिडेट जो DFCCL के रेगुलर एम्प्लॉई हैं ऑलरेडी, तो उनको भी मतलब वैसे तो आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर आप DFCCL के रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे 8 साल का जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और फिर वर्टिकल रिजर्वेशन, यहाँ पे फिर रिजर्वेशन की बात की गई है। और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, EWS इकोनॉमिक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अपना जो EWS से रिलेटेड जो होती हैं कि EWS में आपको क्या क्या आपका इनकम, एसेट सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब बातें यहाँ पे की गई है। जो आपका एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी SC/ST OBC नॉन क्रिमिनल के अंदर है। और फिर EWS के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। EWS के लिए आपको फैमिली इनकम यहाँ पे दिया गया है 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड और इससे ऊपर। फिर रेसिडेंशियल फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट ये है, और ऐसे ही करके ये सारे दिए हैं। तो EWS के लिए जो भी लोग बनवाते होंगे उनको ये खैर मतलब कि वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जानते हो। और इसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस के लेवल का वो बनवा के लेके आना है आपको। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी, यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप लास्ट जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो आपको तहसीलदार वगैरह रैंक के जो होते हैं, मतलब कि आपको ब्लॉक से जो बनता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। फिर PWD कैंडिडेट के बारे में बात की गई है। हाँ, PWD कैंडिडेट के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो है डिसेबिलिटी वो 40% से कम है तो आपको PWD कैंडिडेट का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, PWD कैंडिडेट होने के लिए आपको आपकी जो डिसेबिलिटी है वो मतलब कि 40% होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट में आपको मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब फॉर PWD, यहाँ पे स्क्राइब के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आप चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनको अपना स्क्राइब जो है वो खुद से अरेंज करना होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद बात करते हैं सेपरेट एडमिट कार्ड इशूड टू स्क्राइब एक्कम्पनिंग द कैंडिडेट। यहाँ पे लिखा है कि स्क्राइब के लिए भी जो है सेपरेट एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे दी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो होंगे उनको भी यहाँ पे अपना जो है उनका जो आर्म फोर्स, यूनियन ऑफ आर्म फोर्स का जो है सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब उनको अपना तैयार रखना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। तो जो भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपको या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ में कहीं भी अगर वो लोग ऑलरेडी वर्किंग में है, ठीक है, तो वो लोग NOC अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर लेंगे, क्योंकि जो NOC है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है NOC एकदम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो है पर्क्स एंड अलाउंस के बाद बात की गई है। तो पर्क्स एंड अलाउंस से रिलेटेड जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप लोग मेरा वीडियो का वो लिस्ट चेक करेंगे। इसमें आपको जो है बेसिक पे DA, HRA और बाकी पर्क्स एंड अलाउंस के तो मैंने बता ही दिया। फिर उसके बाद जो है आपको
यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, ग्रेजुइटी मिलती है, लीव इनकेसमेंट का भी वो सुविधा है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है। अलग से पर्क्स एंड अलाउंस का वो वीडियो है, आप लोग चेक कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैलेस ऑफ पोस्टिंग की। देखिए पैलेस ऑफ पोस्टिंग को लेके भी बहुत से लोगों का मेरे पास जैसे लोग नंबर सेव रखे हुए हैं। बहुत पहले मैंने नंबर डाल दिया था, तो वहाँ पे नंबर काफ़ी लोग रखे हैं, तो कॉल आते हैं, या फिर बहुत से अभी भी जो नए लोग हैं जो नहीं, जिनको नहीं पता है कि भाई पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूँ, आप सीधे DFCCIL के वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ से देख लीजिए कि DFCCIL का जो वेबसाइट का जो कॉरिडोर है वो किस किस स्टेट से होके गुजरा है, और किस किस जगह से, मैप पे आप चले जाइए, वहाँ आप देख लीजिए कि किस किस जगह से DFC की जो लाइन है वो गुजरी हुई है, ठीक है। तो आपकी जो पैलेस ऑफ पोस्टिंग होगी ना, पैलेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो DFCCIL में आपको उसी एरिया के अंदर मिलेगा। और बाकी इसका जो आपको जो यूनिट ऑफिस है, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद ईस्ट और वेस्ट यूनिट का जो ऑफिस है यहाँ पे आपको प्रयागराज में ही है, ठीक है। एक ऑफिस आपको कानपुर में भी है, एक ऑफिस जो है आपको टुंडला में है, ठीक है। तो ऐसे करके जो ऑफिस है वहाँ पे मिल सकती है। और बाकी जो इसके आपको जहाँ से लाइन गुजरी हुई है, स्टेशन वगैरह, तो ये आपको उसी के आसपास में मिलेंगे, ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी है। और यहाँ पे ये तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद है कैरियर प्रोस्पेक्टस, और फिर यहाँ पे कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड एज पर नॉर्म्स ऑफ DFCCIL एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। हाँ, ये भी चीज़ जैसा कि आज एक पर्सन काफ़ी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनके पास नंबर था तेलंगाना साइड से, तो ये भी पूछ रहे थे जो सर्विस बॉन्ड के बारे में। तो सर्विस बॉन्ड के बारे में भी एक ऑलरेडी वीडियो है, या फिर मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि आपको जो है एग्जीक्यूटिव लेवल पे है जो वो 5 लाख प्लस जो है 18% GST है, और MTS लेवल का है वो 2 लाख प्लस 18% GST है जो बॉन्ड के रूप में है। अगर आप जो है आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले अगर DFC छोड़ रहे हैं तो आपको बॉन्ड वो पे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट। देखिए वही बात हो गया आज जो मैंने वीडियो में बता रहा था कि हो सकता है कि DFCCIL जो है MTS पोस्ट के लिए भी 2 पेपर कर दे। ये चीज़ बहुत दिनों से ये डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब अंदर अंदर ये बातें चल रही थी। और मैंने एक कमेंट में एक कैंडिडेट ने पूछा था, तो उनको मैंने बताया भी था कि मे बी DFCCIL CBT 1 CBT 2 दोनों कर दे। और यहाँ पे एकदम कंफर्म हो गया, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि MTS के लिए भी जो है वो आपको CBT 1 और CBT 2 ये कर दिया, ठीक है। और बाकी तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट खैर आपका है ही ऑलरेडी, DV और मेडिकल टेस्ट ये सब है ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और बाकी एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए तो CBT 1 CBT 2 कंपलसरी ऑलरेडी है ही। इनमें जो है किसी प्रकार का PET नहीं रहेगा एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के लिए। बाकी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी इन अपने अपने कैटेगरी के अनुसार होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ये तो क्लियर हो गया कि CBT 1 CBT 2 रहेगा, ठीक है। और साथ में इसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी, दोनों ही एग्ज़ाम में रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग इन बोथ स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, ठीक है। ये आपको जो होगा आपको 1/4 रहेगा निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। द स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फॉर CBT शैल बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो फर्स्ट CBT का रिज़ल्ट होगा वो नॉर्मलाइज रिज़ल्ट होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ आपको स्क्रीनिंग नेचर का होगा, और ये सिर्फ जो है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दे दिया है कि कितने कैंडिडेट होंगे, आपको जो कितने कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे CBT 2 के लिए जो है वो 20 गुना जो है
आपको पोस्ट के हिसाब से जितने पोस्ट रहेंगे उसके 20 गुना आपको कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे CBT 1 के रिजल्ट से, ठीक है। फिर आपको जो है MTS पोस्ट की बात करें तो सीट के 3 गुना CBT 2 का जो रिजल्ट आएगा उसमें से उस रिजल्ट में जितने लोग पास होंगे तो पोस्ट के 3 गुना जो है लोगों का सिलेक्शन होगा वो आपको PET टेस्ट के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको मेडिकल होगा और जो पैनल बनाया जाएगा मेरिट का वो जो होगा इक्वल टू नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो PET में भी काफ़ी लोग छट जाते हैं, तो ये जो है आपको आ जाएगा वैकेंसी के बराबर ये आ जाएगा। और कुछ जो है वेटिंग में भी रखा जाएगा, जो वेटिंग लिस्ट होती है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड, ये तो हो गया। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे CBT 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर का होता है, ठीक होगा। और आपको जो है एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का रहेगा, यानी कि क्वेश्चन जो है आपको 100 रहेंगे और टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। PWD कैंडिडेट को जो है वो 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये दे दिया है आपको CBT 1 का, ये आपको दे दिया गया है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे किस चीज़ से। मैथमेटिक्स से जो है आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी करेंट से जो है आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जो है नॉलेज अबाउट DFCCL और रेलवे से जो है वो आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 में जो है आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपको टाइम भी मिलेगा वो 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी हो ही गया है CBT 1 PET के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये 40% खैर दिया हुआ है, लेकिन जो कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से सिलेक्शन होती है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल, ये आपको यहाँ पे दिया है। हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद जो है जो ऑब्जेक्शन के लिए आपको पोर्टल ओपन होता है कि अगर किसी को क्वेश्चन से लेके कोई ऑब्जेक्शन उठाना हो, कोई ऑब्जेक्शन अपना देना हो कि भाई क्वेश्चन गलत था या आउट ऑफ सिलेबस था या एनीथिंग कुछ भी, तो उनको जो है वो 100 रुपये का पेमेंट करके और जो है वो ऑब्जेक्शन उस समय कर सकते हैं क्वेश्चन वगैरह पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अवार्ड ऑफ मार्क्स इन केस ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चन, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जा रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ देयर आर टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन इज रॉन्ग, ओनली मार्किंग ऑफ 99 क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड, द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी प्रोपोर्शनली इक्वेटेड टू मार्क्स ऑफ 100 क्वेश्चन फॉलोड बाई नो रिजल्ट। यानी कि जैसे बता रहा है यहाँ पे कि अगर जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 में अगर 99, अगर कोई एक क्वेश्चन ही अगर गलत हो रहा है तो उसमें जो है वो आपको नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, बल्कि 99 जो मार्क्स हैं या क्वेश्चन है उसी के बेस पे, उसी पे आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का वो प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। और फिर PET की बात करें तो PET जो है वो फिज़िकल टेस्ट जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। ये क्वालिफाइंग नेचर का, हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स में ये मार्क्स नहीं है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको टाइम के अंदर जो है सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। और वो आपको टाइम भी यहाँ पे मेरे ख्याल से दिया होगा, हाँ आ गया PET के लिए। तो देखिए PET के लिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग आपको दिया गया है। जो मेल के लिए है वो 35 kg का आपको
ये सैंड बैग रहेगा, बालू का जो बोरी होता है वो आपको 35 kg का बोरी होता है, वो आपको 100 मीटर के रनिंग लगानी होगी विद इन 2 मिनट, ठीक है, इन 1 चांस। और वो भी बोरी गिरनी नहीं चाहिए भाई, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, ठीक है, बोरी गिरनी नहीं चाहिए आपको। ये आपको 35 kg का 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की ये एक दौड़ है। और फिर जो है 1000 मीटर का है, ये 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको ये दौड़ लगाना है, ठीक है। और फिर जो आप बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया है आपको 20 kg का जो है सैंड बैग रहेगा, बालों की बोरी रहेगी, ठीक है। तो 20 kg का बोरी रहेगा और इनको भी 100 मीटर की रनिंग करनी है, और इनको भी 2 ही मिनट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वेट आपका जो है वो कम हो जाएगा, 20 kg का है, और इनको भी 1 चांस मिलेगा विदाउट पुटिंग द वेट, ठीक है। मतलब जो है आपको बोरी जो है वो नीचे नहीं रखनी है। और फिर इनको जो है इनको भी 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, और फीमेल को जो इनका टाइमिंग जो है वो 5 मिनट 40 सेकेंड का रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट विल बी एडजस्ट इन पीईटी with relaxed PET standard which shall be equivalent to PET standard of female candidate। यानी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट का जो क्रिटेरिया रहेगा वो फीमेल कैंडिडेट के स्टैंडर्ड से उनका वो जो है PET टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ लगा। और फिर इसके बाद बात करते हैं आगे इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपका जो भी आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आप प्रॉपर तैयार रखिएगा, ठीक है। बाकी और कोई परेशानी नहीं होती है। आप चाहें तो इसको आप पॉज करके या स्लो करके वीडियो टोटल पढ़ सकते हैं। आपका जो भी आपका मतलब आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट हो, या फिर जो भी डोमिसाइल हो, इनकम हो, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का हो, ठीक है, या फिर SC ST का हो, या फिर EWS का हो, मैट्रिकुलेशन का, हर चीज़ जो है आपका सही होना चाहिए, किसी में नाम वगैरह गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मतलब कि मिसमैच नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप लोग स्लो करके एक एक चीज़ धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और फिर जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता ही दिया था कि जो भी लोग ऑलरेडी जो जॉब पर्सन हो तो वो अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC ज़रूर लेके आएंगे, वरना ये आपको यहाँ पे अगर ज्वाइन तो करेगा नहीं, अगर ज्वाइन करेगा भी तो आपको वो एक समझिए कि प्रोविज़नल ज्वाइनिंग रहेगी, आपको टाइम देगा कि इतने दिन के अंदर जो है आपको NOC जमा करना है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो है आप कैटेगरी वाइज जो है, जैसे मेडिकल A2 कैटेगरी, A3 कैटेगरी वगैरह वगैरह है, तो ये जो है मेडिकल कैटेगरी रहेगा वो रेलवे के मेडिकल कैटेगरी के अनुसार ही रहेगा। आप लोग इसको जो है इंडियन रेलवे के साइट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन CT की यहाँ पे बात है, तो एग्जामिनेशन CT आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट है CBT 1 का जो एग्जामिनेशन CT रहेगा वो इतना जगह बनाया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें आपको चेंजेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखा है दिस सिटीज़ आर इंडिकेटिव जिसमें देयर में बी चेंजेस, ठीक है। तो ये चेंजेस भी हो सकती है एज़ पर रिक्वायरमेंट। बाकी आप लोग अपने हिसाब से नियर बाई अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। CBT 2 के लिए बात किया है कि CBT 2 के लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो आपको दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई ये हो सकता है, ठीक है। इसमें भी मतलब कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये चेंजेज हो सकती हैं। बाकी जो है आपको प्रोविज़नल तौर पे यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद PET दिया है, ये आपको जो है ये दिल्ली NCR में दिया है होगा,
दिल्ली एनसीआर में एक्चुअली उस समय तो जब 2018 की वैकेंसी आई थी वो उस समय आपको खेलगांव में हुआ था। में भी इस बार भी सेम पैलेस होना चाहिए। बाकी डीएफसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डीएफसी ने अभी अपना एक नया जो है ऑफिस बना लिया है वहाँ नोएडा साइड में। तो अगर वहाँ स्पेस होगा तो वहाँ भी करा सकते हैं, ये डीएफसी के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए जो फ़ी है वो 1000 है। एमटीएस के लिए जो फ़ी है वो 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड चीज़ लिखिए। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है। हाँ, मॉडिफिकेशन के लिए आपको करेक्शन के लिए आपको एक विंडो ओपन होगा, जो मैंने शुरू में ही बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है, वो है कि आप जो 100 रुपये का यहाँ पे ये चीज़ दे के और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इसे साफ साफ लिखा है कि आप क्या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। द करेक्शन ऑफ डाटा अदर देन, ठीक है, अदर देन यानी कि इसके अलावा, यानी पोस्ट अप्लाइड फॉर पोस्ट कोड, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो है आप करेक्शन कर सकते हैं इनको छोड़ के, ठीक है। ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करें तो मॉडिफिकेशन फ़ी हो गया, उसके बाद कम्युनिटी, इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन शैल बी बिलो। यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे आपको मॉडिफिकेशन करना है। नंबर वगैरह अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, फिर मॉडिफाई एप्लीकेशन करके ये आपको करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन करने का, सबमिट करने का, जो इसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के बारे में दिया गया है कि वो जो है आपको एक्टिव होना चाहिए। बहुत से लोग, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग हैं कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई भी, जैसे फॉर्म भरने वाले जो हैं वो कोई अपना ईमेल आईडी दे देता है, ठीक है, साइबर वाले ही अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना खुद का ही होना चाहिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़, बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो ई कॉल लेटर भेजता है डीएफसी शैल जो है, पहले आपको ई कॉल लेटर आपके ईमेल आईडी पे भेज देता है, फिर बाद में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर है वो बाई पोस्ट जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वो ईमेल जो होता है वो आपके जो स्पैम एंड जंक बॉक्स मैसेज का जो होता है वो उसमें चला जाता है। तो आप एक बार, अगर जैसे कि मान लीजिए जब रिजल्ट आ गया और जब कॉल लेटर आने लगे सबके मेल पे, और कई लोगों को दिखता है कि भाई मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं है, तो आप एक बार जो है अपना स्पैम या जंक बॉक्स का जो है वो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मे बी उसमें भी चला जाता है, ठीक है। वैसे एसएमएस से भी आपको ये एसएमएस भी आता है, ठीक है। तो ये भी इसने बता दिया है। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिस, क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में बात हो चुकी है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में भी बातें हो चुकी है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अच्छा, एक सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वो भी अपना वो लोग लेके आएंगे डीवी के टाइम पे, ये सारी चीज़ें लगेंगी। सीबीटी के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो ये आप लोग स्लो करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बैंड, हाँ, बैंड आइटम एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव है, ये सब जो है, लैपटॉप, आईपैड, रिस्ट वॉच, बुक, नोट, वॉलेट भी यहाँ पे जो है वो इस पर रेस्ट्रिक्शन है, वॉलेट, पर्स, ठीक है। मेटेलिक वियर्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है, बैंगल्स, बेल्ट, ब्रैकलेट्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बैन है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, बहुत से लोगों को वहाँ जाने के बाद, खासकर फीमेल कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम होती है कि कान के जो हैं
कान के, नाक के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती हैं, वो फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि भाई कहाँ खोल के रखें। तो ये पहले ही आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है कि भाई मेटालिक जो भी चीज़ें होंगी वो आपको नहीं पहनना है। इवन बैंगल्स भी नहीं है आपको, चूड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बेल्ट ये है, ब्रेसलेट है, ये सारी चीज़ें ये जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बैन है। और इसके बाद फिर जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है अपना, इसको भी आप लोग स्लो करके इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात किया गया है। प्रोबेशन पीरियड जो मैंने बताया था कि आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर अगर आप छोड़ते हैं DFCCL को तो आपको बॉन्ड का जो है अमाउंट वो पे करके जाना होगा। तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का है। और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं बैकग्राउंड चेक, उसके बाद एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट। ये तो खैर अगर आप कोई प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं तो आपके खिलाफ़ जो एक्शन लिया जाएगा वो यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट ओनली। इसके बाद फिर वार्निंग्स यहाँ पे दिया गया है DFCCL के थ्रू कि भाई बहुत से लोग DFC के नाम पे भाई लोगों को लूट रहे हैं कि भाई इतना लाओ हम करा देते हैं, सेटिंग है, पहुंच है, जान पहचान है, फलाने ठिकाने। तो इन सब चक्करों के बारे में, इन सब चक्करों में ना पड़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अपनी तैयारी करें अच्छे से। और फिर नीचे जो है यहाँ पे कास्ट फॉर्मेट दिया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे OBC के लिए भी जो है वो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो है इनकम एसेट सर्टिफिकेट यानी EWS कैटेगरी के लिए जो है ये दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ से आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये आपको जो है जो एक सर्विसमैन है उनके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। हाँ, तो आप लोग यहाँ से चाहें तो इस फॉर्मेट में भी इसको प्रिंट आउट करके और इस फॉर्मेट में भी अपना सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है तो इससे मतलब कि ज़्यादा मिसमैच नहीं होनी चाहिए, या फिर जो जो इसमें मतलब कि आपका इन्फॉर्मेशन मांगा है वो चीज़ आपके जो अगर पहले से अगर कोई फॉर्मेट रखे हैं तो उसमें भी मेंशन होनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे ये मांग रहे हैं, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है तो इसमें जो भी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उस फॉर्मेट में भी होना चाहिए अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में बनवा रहे हैं तो, ठीक है। तो बाकी सारे यहाँ पे नीचे फॉर्मेट्स ही दिए गए हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपके लिए नहीं है तो आप दूसरे कोई भी हो जो जॉब की तैयारी कर रहा हो तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।